हेलो एवरीवन, दिस इज पुरूज अनुचरिया। जैसा कि हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की बुक है। बुक का नाम है भारत का संविधान। पेंसिल क्यों नहीं चल रही? भारत का संविधान। इसका चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम समता के अधिकार तक और कल मौलिक अधिकार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं। कोई भी लोकतंत्र हो, इक्वलिटी एंड फ्रीडमनेस, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं किसी भी लोकतंत्र के। अगर किसी लोकतंत्र में अगर नागरिकों को इक्वलिटी नहीं दी जाती, यानी नागरिकों के साथ भेदभाव किया जाता है। अब वो भेदभाव चाहे किसी भी आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, समुदाय के आधार पर, गरीबी अमीरी, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, किसी भी आधार पर हो, अगर उनको इक्वलिटी नहीं दी जाती है तो उस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। लोग उस लोकतंत्र का या फिर उस संविधान का जो है सम्मान नहीं करेंगे। एंड इक्वलिटी के बाद दूसरा कौन सा आता है? फ्रीडमनेस। अगर नागरिकों को स्वतंत्रता ही नहीं दी गई है, उनको फ्रीडम ही नहीं दी गई है, तो ऐसे संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता। नागरिकों का फ्री होना बहुत जरूरी है, अपनी मर्जी के हिसाब से उनका काम करना बहुत जरूरी है। क्लियर? इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। ऑब्वियसली है, अगर किसी नागरिक को इक्वलिटी नहीं है, समानता नहीं है, तो उसको फ्रीडम भी नहीं है, स्वतंत्रता भी नहीं है। क्यों नहीं है? एक बार देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिंग की बात कर लेते हैं। लिंग में क्या होता है? मादा और नर। यार ये साइंटिफिक टर्म हो गई, तो मेल फीमेल हो गई, नर मादा, यानी पुरुष और स्त्री। हाँ ये सही है, क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म हो गई यार, नर मादा, है ना। पुरुष और स्त्री दो हो गए। पुरुष को आपने इतने ज़्यादा अधिकार दे रखे हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। स्त्री को आपने कम अधिकार दे रखे हैं कि आप जो चाहें वो कर सकती है, लेकिन आप ये नहीं कर सकती। किसी एक आदमी को ज़्यादा अधिकार कब मिलेंगे? जब दूसरे को कम अधिकार मिले। दूसरे को अगर कम अधिकार मिले तो वो जो है इक्वेलिटी खत्म हो गई कि पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष जो चाहे वो कर सकते हैं। लड़के हैं, रात को 12 बजे भी बाहर डोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लड़की नहीं जा सकती। फॉर देयर सिक्योरिटी पर्पस आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट ये हुआ कैसे? हमारी सोसाइटी की वजह से हुआ ना, हमारी वजह से हुआ। या लड़कियां, बहुत सारी जॉब होती हैं, पिंक कॉलर जॉब होती हैं, जहाँ सिर्फ गर्ल्स ही काम कर सकती हैं, बॉयज़ नहीं कर सकते, तो उनको एक्स्ट्रा अधिकार है। जैसे अभी नर्सिंग में क्या कर दिया, 80-20 का रेशो कर दिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी कि हाँ 80% जो है वो गर्ल्स रहेंगी एंड 20% क्या रहेंगे? मेल रहेंगे। तो ये क्या होता है? इक्वेलिटी नहीं है ना भाई। अगर 50-50 होता तो इक्वेलिटी रहती। 80% लड़के जाएंगे, 20% लड़के जाएंगे, तो उनको तो नर्सिंग करने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। अभी किस बात को सोच के दिया गया, वो संविधानिक पद पे जो बैठे हुए हैं उनका डिसीजन है। या एम्स वगैरह, कई एम्सों से शिकायत वगैरह आई कि लड़के जो हैं वो सुनते नहीं हैं, ये नहीं करते, मनमानी करते, एक्सेट्रा, जो भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अभी ऐसा कर दिया गया है, तो किसी एक को अधिक अधिकार मिला है और किसी एक को कम मिला, तो असमानता क्रिएट हो गई। इक्वेलिटी नहीं है ना, असमानता क्रिएट हो गई, फ्रीडमनेस भी कम हो गई। क्लियर है?
किसी एक को ज़्यादा अधिकार मिलने का मतलब है किसी दूसरे के अधिकारों को छीनना। अधिकारों को छीनने का मतलब फ्रीडमनेस कम हो गई। किसी एक को फ्रीडमनेस ज़्यादा दे दी गई, किसी एक को कम दे दी गई। इसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। भाई स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि वो जो चाहे वो सोच सकता है, जो चाहे वो एक्सप्रेस कर सकता है, जो चाहे वो कार्य कर सकता है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगे। ये भी है कि हम जो चाहे वो नहीं कर सकते। कि मेरा मन हुआ और मैं गन ली और गन लेके चल दिया भीड़ में या कहीं भी, मैं हवाई फायर कर रहा हूँ, मैं इधर उधर लोगों के अगल बगल से फायर कर रहा हूँ। मतलब हाँ, लोगों को नहीं मार रहा मैं, लेकिन उनके अगल बगल से फायर कर रहा हूँ, मैं अराजकता फैला रहा हूँ। तो मैं अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज कर रहा हूँ। हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हम दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, डर का माहौल बना रहे हैं। यदि ऐसा करने की इजाजत दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। यानी हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे, लेकिन दूसरे का होंगे वो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचाएं और कानून व्यवस्था को भी ठेस ना पहुंचाएं। तो हम अपनी जो स्वतंत्रता है उसका आनंद ले सकते हैं। ये देख लेते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें कानून एक आदमी की जिंदगी ले सकता है? यह तो अजीब बात है कि आपको कोई ऐसा मामला याद आता है? हाँ, अगर भाई तुम ज़्यादा अपराध करोगे तो फांसी की सज़ा दी जाएगी तुम्हें। अजमल कसाब का हो गया, है ना? या 2002 में हमारे हुआ था ना संसद पर हमला, अफजल गुरु, तो ले सकता है। सभी लोगों के ध्यान में रखते हुए आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते ना। उसके लिए अगर हमें किसी की जान लेनी है, कानून को, एक्चुअली हमें नहीं, तो ले सकते हैं मृत्युदंड। चलिए आगे देखते हैं। जीवन और व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या है? स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? एक तो जीवन का, आर्टिकल 21, और व्यक्ति का स्वतंत्रता यानी प्राइवेसी। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी अगर हम कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं तब तो उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों से ही उसको वंचित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी आदमी को मार दिया तो कोर्ट आपको 10 साल की सज़ा देगा, माननी होगी, 6 साल की सज़ा देगा, माननी होगी, उम्र कैद देगा, माननी होगी। तो हम उसके जीवन को, केंद्र नहीं कैद, उम्र कैद हो गई, तो हम उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। तो छीना जा सकता है। तो ये क्या कह रहा है? कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करोगे तो ही छीन सकते हैं, पालन किए बिना नहीं छीन सकते आप। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया। ये क्या हो गया? ये कहाँ चला गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसको रीज़न बताना पड़ेगा कि हम आपको इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, आपने वहाँ कांड कर दिया। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। बिल्कुल, अगर आपने कुछ भी किया है तो आप कोई भी वकील चुन सकते हैं अपने हिसाब से, वो आपका बचाव करेगा। इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। यानी क्या है कि अगर किसी आदमी ने कोई जुर्म किया है तो उसको बताना पड़ेगा गिरफ्तार करने से पहले कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं।
आप कोई भी वकील रख सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा आपका वकील कौन है, एंड 24 घंटे के अंदर पुलिस को नियरेस्ट जज के पास, जो कोर्ट रहता है, नियरेस्ट कोर्ट जो रहता है, वहां पर उसको पेश करना होगा। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। या तो केस को खारिज करेंगे, या बेल देंगे, या फिर उसको रिमांड पर भेजेंगे, जो भी होगा। पहली हियरिंग में से डायरेक्टली सजा तो नहीं मिलेगी, है ना। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध की गारंटी नहीं मिलती। यानी इस अधिकार का मतलब यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त कर दिया, या फिर इसका मतलब यह नहीं है कि समाप्त नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध कोई गारंटी है। दोनों ही चीजें हैं, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के अगर हम पिछले निर्णयों की बात करें तो उसमें इस अधिकार का दायरा बड़ा है, यानी बचाव के तरीके और बड़े हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिए हैं कि शोषण से मुक्त, कि आप किसी को शोषित नहीं कर सकते, और मानव का गरिमापूर्ण जीवन, मानव का गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है वो भी अंतर्निहित है। यानी कि इसमें समता, स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति, मानव का गरिमापूर्ण जीवन। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि उसको रहने, यानी उसको आश्रय, और उसकी आजीविका, कैसे खाएगा पिएगा रोज, का भी अधिकार हो। तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। यानी ऐसा ही नहीं कि आपने उसको फ्री कर दिया, आपको उसको इक्वलिटी दे दी तो सब कुछ हो गया, नहीं। उसका कोई शोषण भी ना करे, मानव का जो गरिमापूर्ण जीवन रहे, उसके साथ उसको आश्रय का भी अधिकार हो, आजीविका का भी अधिकार हो। निवारक नजरबंदी, अगला टॉपिक क्या है, निवारक नजरबंदी। इसमें क्या है, सामान्यतः किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो। किसी आदमी को कब गिरफ्तार करेंगे, जब उसने कोई अपराध किया हो। अगर अपराध ही नहीं किया तो गिरफ्तार क्यों किएंगे। पर इसके अपवाद भी हैं, हाँ हो ही जाते हैं गवर्नमेंट उसके केस में, या फिर लोगों को ध्यान में रखते हुए, या फिर अगर किसी आदमी से कोई खतरा है। ऐसा फॉर एग्जांपल कि मैं कोई ऐसी योजना बना रहा हूँ जो देश के लिए खतरनाक है या लोगों के लिए खतरनाक है, कि मैं 1 महीने बाद कुछ करने वाला हूँ, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, आगे करने वाला हूँ, तो उस केस में भी आपको बंद कर लिया जाएगा। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, किया नहीं है लेकिन करने वाला है, कोई खतरनाक काम कर दे, तो उससे भी बचाना नागरिकों को, ये भी सरकार का कर्तव्य है। और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। मतलब कुछ नहीं करना, कोई प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं फॉलो करना, सिर्फ सीधे क्या कि 2 मंथ के लिए इसको नजरबंद कर दो, बंद कर दो, इसको जेल भेज दो। इसे ही क्या बोला जाता है, निवारक नजरबंदी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पर्सपेक्टिव से या DSSS पीजीटीज वगैरह के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निवारक नजरबंदी किसे कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या अशांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। कितने महीने के लिए, 3 मंथ के लिए, 3 महीने से ज़्यादा। अगर हमें लग रहा है किसी के लिए तो हाँ 1 महीने के लिए भेज दिया, 2 महीने के लिए भेज दिया, 3 महीने के लिए भेज दिया, लेकिन मैक्सिमम 3 महीने के लिए। ऐसे नहीं आप उसको पटक के रख रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। 3 महीने हो गए तो क्या करेंगे, ऐसे कोई सलाहकार बोर्ड होगी उसके समक्ष लाए जाएंगे, कब इसका क्या किया जाए, छोड़ें कि नहीं छोड़ें, ये खतरनाक हो सकता है, जो भी। फिर और सारे प्रोसीजर होते हैं कि अगर उसको भी लगता है कि नहीं तो भाई पटक के रखो इसको। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का अधिकार है।
यानी निवारक नजरबंदी क्या है कि सरकार के हाथ में एक ऐसा हथियार है कि जो असामाजिक तत्व है ना, कि जी समाज के लिए खतरा हो सकते हैं या फिर राष्ट्र के लिए खतरा हो सकते हैं, उनसे निपटने का अधिकार है, हथियार है। लेकिन सरकार ने प्राय इसका दुरुपयोग किया है। देखो, पावर में है तो देखो दुरुपयोग तो होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आप सबको भी पता है और ये आपको सबको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि मतलब सरकार के पास इतनी पावर होती है ना कि अगर वो चाहे ना कि इस आदमी का मैं जीना हराम कर दूं, तो वो उसका जीना हराम कर देगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा पावरफुल होती है गवर्नमेंट। अनेक लोग यह मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। भाई कई बार 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 इस चीज की बातें हुई हैं कि कुछ ऐसे उपाय भी जोड़े जाएं जिससे कि सामान्य नागरिकों की सुरक्षा हो सके, सामान्य नागरिकों के विरुद्ध ना हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैं पत्रकार की बात कर लेता हूँ, है ना। अगर कोई पत्रकार है, अगर वो पत्रकार ज़्यादा सरकार के साथ ऊंच नीच कर रहा है, ज़्यादा सरकार को मतलब नीचा दिखाने की, सरकार की हरकतें तो ठीक नहीं है, तो वो उनको उजागर करने की कोशिश कर रहा है, उसको लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो ऐसे ऐसे कर रही है सरकार। सरकार चाहे तो उसको नज़रबंद कर दे के बोले कि ये देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, बोले अराजकता फैला रहा है, ये गृहयुद्ध की वो करवा रहा है, ये करवा रहा है, एक्सेट्रा, जो भी कोई भी कारण दिया सकता है, तो उस पत्रकार को पटक देंगे 3 महीने के लिए जेल में, बोले तू अंदर रहे। तो इसके लिए भी सुरक्षात्मक उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि हर किसी को सजा नहीं दी जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। विरोधाभास तो रहेगा ही ना, क्योंकि किसी आदमी को सिर्फ शक के बिना पे उसके जीवन को, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीना जा रहा है 3 महीने के लिए, या फिर गवर्नमेंट दुरुपयोग कर रही है उसके लिए भी छीन रही है, तो इसमें विरोधाभास तो है। क्लियर है। हम बात कर लेते हैं अन्य स्वतंत्रताओं की, थोड़ा सा और रह गया है। हम बात कर लेते हैं अन्य स्वतंत्रताओं की। आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी हैं, पर इनमें से कोई भी अधिकार जो है वो निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। भाई ये क्या कहना चाह रहा है, स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसके अंतर्गत कुछ और भी अधिकार है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी निरंकुश अधिकार नहीं है। अब जो चाहे वो नहीं कर सकते, सरकार इस पर जो है प्रतिबंध लगा सकती है। बहुत सारे अधिकार होते हैं। गुट बना रहे हो, गुट बनाने का मतलब तो आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते ना, हथियारों के साथ गुट बना रहे हो, हथियारों के साथ आप जो है गैदरिंग कर रहे हो, नहीं कर सकते ऐसे, यू आर नॉट अलाउड। उदाहरण के तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानूनी व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी अगर किसी को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभी को ही है, तो उस पर कानूनी व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर कि ये शांतिपूर्ण नहीं है, ये नैतिक नहीं है, मोरली ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, उस आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वह शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार के हो। हाँ बिल्कुल, गैदरिंग हो रही है तो आप जो है हथियार नहीं ले जा सकते, और वो पीसफुल होनी चाहिए, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। धारा 144 लग जाती है ना मंचो, कि 4-5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो सरकार क्या चाहे कि ये सिक्योरिटी को ध्यान में रखती है, सिक्योरिटी थ्रेट है, इस वजह से सरकार क्या करती है कि 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन क्या करता है, इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। प्रशासन को कुछ भी करना है, गैदरिंग बंद कर दो, लोग इकट्ठे हो नहीं सकते, अब जो चाहे वो कुछ भी लागू करवा दो, या जो भी XYZ कुछ भी करवा दो आप, तो प्रशासन इस शक्ति का दुरुपयोग, शक्तियों का दुरुपयोग तो हो सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध
जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकते हैं। सरकार ने कोई डिसीजन दिया, अब वो लागू नहीं करना चाहते लोग, करवाना चाहते लोग, तो क्या करेंगे? विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन क्या करेगा? 144 लगा दे कि 4 से 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो उसका मिसयूज कर रहा है प्रशासन, तो लोग विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल, जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क होनी चाहिए। प्रशासन के ऐसे कार्यों के विरोध करे कि प्रशासन जो है वो गलत कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके दुरुपयोग की संभावना जो है वो कम हो जाती है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था। यानी कि संविधान सभा में भी ऐसे लोग थे जो सदस्यों के अधिकार, जो मतलब लोगों के अधिकार है ना, को प्रतिबंधित नहीं करना चाहते थे, उस पर असंतोष जताया था। यानी संविधान सभा में भी ऐसे सदस्य थे। ये देख लेते हैं एक बार। मैं समझता हूं कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है, लेकिन प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि आपको अधिकार तो मिले हैं, लेकिन उसके बाद क्या है? एक उपबंध भी लगा दिया गया। उपबंध का मतलब एक बॉन्ड भी, बाइंडिंग भी कर दिया गया, बाइंड कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों को हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। ये किसने कहा? सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा था। संविधान सभा के वाद विवाद खंड 3 पृष्ठ 404, 29 अप्रैल 1947 को सोमनाथ लाहिड़ी का बयान था ये। आगे देखते हैं आरोपी या अभियुक्त का अधिकार, यानी कि जो लोग जेल में बंद हैं उनको क्या अधिकार दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कोई गुनाह कर दिया तो अब उनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, उनको मारो पीटो, उनके साथ कोई भी व्यवहार करो, ऐसा नहीं कर सकते। उनको भी अधिकार दिए गए। मानवाधिकार आयोग जो है वो अधिकारों के संरक्षण के लिए है कि जनता के अधिकारों का संरक्षण किया जाए। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हो, यानी कि जो जेल में है लेकिन उनको भी सिक्योरिटी मिले। ऐसा नहीं कि कोई उनको मार दे रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा उनके साथ नहीं करना है। बंधुआ मजदूरी करवानी है, ऐसा नहीं करना है। हम प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है। बिल्कुल दोषी तो है ही है। खैर प्राय विश्वास करने वाली बात ना है कि अपराध का नहीं, सॉरी, अपराध का आरोप है यार, अपराध साबित नहीं हुआ है तो वह दोषी है। बिल्कुल नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता, हाँ सही बात है, तब तक उसे दोषी नहीं मान सकते। भाई जाहिर सी बात है, जैसे कि मैं हूं, मेरे ऊपर किसी ने कोई वो लगा दी, किसने मेरे साथ मारपीट की है, जबकि मैं जॉब पर कहाँ हूं? चेन्नई। मैं जॉब कर रहा हूं, मैं चेन्नई हूं। मेरे ऊपर लगा दिया मारपीट का, सॉरी कि हाँ मारपीट का आरोप लगा दिया, किसने मेरे साथ मारपीट की है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? हाँ इसने मारपीट की होगी। जब कोर्ट में जाएगी बात तो कोर्ट में पता चलेगा कि मैं तो ऑन ड्यूटी हूं, मैं तो चेन्नई में जॉब कर रहा हूं, तो हाँ इसने नहीं किया। वह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल, उसकी मर्जी का वकील, वो जो चाहे वो वकील रख सकता है, उसको बचाया जाए, बचाव किया जाए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है, यानी कि कोर्ट में निष्पक्ष जो है मुकदमा हो, उसके लिए संविधान 3 अधिकार। कौन कौन से 3 अधिकार हैं? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कर दिया मर्डर, मुझे सरकार क्यों देगी, न्यायालय ने सजा दे दी 10 साल की, बात खत्म। फिर दोबारा से मेरे ऊपर केस कर दिया, तो ऐसा नहीं कि दोबारा से मेरे ऊपर केस हुआ फिर दोबारा से मुझे सरकार, अरे क्या सरकार यार, फिर दोबारा से न्यायालय मुझे सजा दे दे,
ऐसा नहीं होगा। एक बार मुझे सजा मिल चुकी है, बस बात खत्म, मैंने सजा काट ली। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा जो कोई भी कार्य किया और उसको पिछली तारीख से अपराध घोषित कर दे, 20 साल पहले का, 10 साल पहले का। तीसरा क्या है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जाएगा। यानी कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, मेरे ऊपर है मर्डर का केस, कोर्ट मेरे से ये नहीं कहेगा कि तुम अपने विरुद्ध जो है वो साक्ष्य वो लाओ, तुमने मर्डर किया है, तुम साक्ष्य लेके आओ। लेके ही नहीं आएंगे और उसमें फोर्स भी नहीं किया जाएगा इसके लिए। बचाव के लिए किया जाएगा तो वकील करेगा। कहां पहुंचे, क्या समझे? क्या आप जानते हैं कि निम्न परिस्थितियां स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध की मांग करती हैं? कौन कौन से? शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद लोग शांति मार्च के लिए एकत्र हुए हैं। नहीं। दलितों को मंदिर में प्रवेश की मनाही है, गलत बात है। मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। करो भाई, बिल्कुल करो, मना क्यों किया? सैकड़ों आदिवासियों ने सड़क जाम कर दिया। वे मांग कर रहे हैं कि कोई कारखाना बनाने के लिए ली गई उनकी जमीन वापस की जाए। बिल्कुल करेंगे, वापस करो जमीन भाई, क्यों लिया? किसी जाति की पंचायत की बैठक यह तय करने के लिए बुलाई गई कि जाति से बाहर विवाह करने के लिए एक नव दंपत्ति को क्या दंड दिया जाए। गलत बात है, कोई दंड नहीं दे सकते। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर आएंगे अगला पॉइंट शोषण के विरुद्ध अधिकार को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।